स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट 2023 के पेपर का हल, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 11/9/2023 को। ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीत धन अंबर, यह पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है और इसमें दीर्घ संधि है। पीताम्बर में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नौधन इक नाविक शब्द का संधि विच्छेद है और इसमें जो है अयादि संधि है। नाविक में अयादि संधि है। 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। यह स्वर संधि का उदाहरण है। प्रत्येक में प्रतिधन एक। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं, जो विकल्प में नहीं है। इस प्रश्न को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो चतुरानन चार हैं अर्थात ब्रह्मा जी, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चतुरानन। प्रतिकूल में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। प्रतिकूल अव्ययी भाव समास है। प्रतिकूल कूल के अनुसार। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। जो पहला पेपर है उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और एस्टेट का जो दूसरा पेपर है उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपूत, तो सपूत में सा उपसर्ग है। पूत मूल शब्द है, सा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सामाजिक एक प्रत्यय है। परहित के अंतर्गत आता है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, संकट में छोड़ देना, कुमार्ग पर भेजना, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना। तो परहित के अंतर्गत आता है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। परिजन में उपसर्ग है। परिजन में परि उपसर्ग है। न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? न्याय का विलोम होगा अन्याय। अचल का होगा चल और अज्ञान का होगा ज्ञान। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, क्रिया, वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं वाक्य। आप कल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। आप कल कहाँ गए थे प्रश्नवाचक वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताएं। प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वह छत पर से गिर गया। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे घर जाना है। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम के लिए विगत वर्ष के जो पेपर होते हैं वह कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए। एस्टेट से संबंधित जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उन सभी को कराएंगे और 2 से 3 प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हैं। अगर अभी तक उन प्रश्न पत्र को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 5, 6। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए रसोई घर,
रसोई के लिए घर। अगला प्रश्न है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दाता दानी, भेड़ बकरी, लेखक कवि, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो कौन सा युग्म सही है? ब्राह्मण ब्राह्मणी। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े से सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम सही है सबसे पहले सुंदर, सुंदरतर, उसके बाद सुंदरतम, ये क्रम सही है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दिन कटना मुहावरे का अर्थ होगा दिन बीतना, रात बीतना, शाम बीतना, समय बीतना। दिन कटना, समय बीतना। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नगर में छोरा गुम हो जाना, नगर में शोर मचाना, नगर में घूमना, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। तो वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। बगल में छोरा, नगर में ढिढोरा। अगला प्रश्न है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, फिक्रमंद होना, घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, चिंतित होना, बेफिक्र होना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ है बेफिक्र होना, निश्चिंत होना। आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? घर में सांप निकलना, कपटी मित्र, सच्चा मित्र, सांप मारना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ है बाधा उत्पन्न होना, कांटा चुभना, मायूस होना, बाधा दूर होना। तो कांटा निकलना, बाधा दूर होना। प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछे गए हैं, आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? भारी विपत्ति आना, संकट टलना, पहाड़ का घूमना, इनमें से कोई नहीं। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना, दुख आना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? चादर ओढ़कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना। तो चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ है भूकंप आना, सुनामी आना, धैर्यवान बनना, विचलित होना। तो आसन डोलना, विचलित होना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुभ नक्षत्र आ गया, संतोष को क्षमा कर दो, यमुना का पानी गंदा हो गया, शाम को सब्जी लेने जाना है। तो अशुद्ध वाक्य है संतोष को क्षमा कर दो, क्षमा इस तरह से होगा, क्षमा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? हमारे देश के लोग मेहनती हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बाजार जाना है। तो रेडियो की उत्पत्ति किसने की? ये अशुद्ध है, उत्पत्ति नहीं होगा, आविष्कार होगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये होगा हमारे देश के लोग मेहनती हैं। यहाँ देखिए वर्तनी में अशुद्धि है, हमारे देश के लोग मेहनती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध है। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, खरगोश को थोड़ी काटना है, गाजर को काटना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह खाना खाएगा, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, भिक्षारी को थोड़े चावल दे दो। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसमें अशुद्ध वाक्य डी भी होगा, सी भी होगा, भिक्षारी नहीं होगा, भिखारी होगा, चावल नहीं होगा, चावल होगा। ठीक है, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, इसका होगा विद्यालय के दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। सी और डी दोनों विकल्प अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सी होगा, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, ये अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध है वह बहुत जल्दी लौट आया, वह बहुत जल्दी लौट आया, वापस नहीं होगा। अगला प्रश्न है कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? संज्ञा, क्रिया, समास, विशेषण। पदबंध के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समास। पदबंध के अंतर्गत जो शामिल है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, ये सभी पदबंध के अंतर्गत शामिल है, समास नहीं है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण।
अब दरवाजा खोला जा सकता है, जा सकता है, ये कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। राहुल फुटबॉल खेल कर चला गया, खेल कर कौन सा पदबंध है? तो ये जो है क्रिया है, खेलना क्रिया है। नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? चली गई कौन सा पदबंध है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। चली गई क्रिया पदबंध है। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? अत्यंत आज्ञाकारी कौन सा पदबंध है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। अत्यंत आज्ञाकारी, तो ये विशेषण पदबंध है। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। रमा से रोया नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य है। रोना जो है यह भाववाच्य है। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें कौन सा वाच्य है? कृत, कर्म, भाव, इनमें से कोई नहीं। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो यह कर्मवाच्य है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वचन, बोली, बोलने का विषय, कहावत। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होगा बोलने का विषय। भाववाच्य का उदाहरण है रमेश खेलता है, राजू सो गया, बच्चा से उठा नहीं जाता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बच्चा से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, उपरोक्त सभी। तो सोनार गहने बनाता है, यह कृतवाच्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। बहन भी सोती नींद में जाग पड़ी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? झूठी गवाही मत देना, यह काम आप पर निर्भर करता है, आपका पत्र से धन्यवाद मिला, वह हर समय में मूर्खों की तरह लड़ते रहे। शुद्ध वाक्य हो जाएगा झूठी गवाही मत देना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, यह किताब का क्या मोल है, आपका सब काम गलत होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, ये विकल्प शुद्ध है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 8। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। शब्द शक्ति के भेद हैं अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से सभी। तो शब्द शक्ति के जो भेद हैं इनमें से सभी, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों हैं। व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं व्यंग, छंद, अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग कहते हैं। अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? अविधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अविधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं। तो इसमें से सत्य हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, ये सत्य है, बाकी ए सी डी तीनों असत्य है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के से आते हैं? 2, 4, 3, 5। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो 3 प्रकार से, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है, व्यंजना, लक्षणा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं, तो इसमें जो शब्द शक्ति होगी वह है व्यंजना। अगला प्रश्न है, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन में काव्य सौंदर्य छीण हो जाए, क्या कहलाता है? उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, भावालंकार। शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन में काव्य सौंदर्य छीण हो जाए तो उसे जो है शब्दालंकार कहते हैं।
अगला प्रश्न है बिनु पग चलै सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी वक्ता बड़योगी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विप्सा, विभावना, विरोधाभास। बिनु पग, बिना पग के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार होगा, बिना कारण के कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है, एक मान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, ता 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 वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बधो आगे कौन हवाल। रूपक, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, अनुप्रास। तो इसमें जो अलंकार है वह अन्योक्ति है। यह बिहारी लाल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उक्त पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसमें जो अलंकार है वह प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, तो दीपक, रूपक, दृष्टांत, असंगति। तो इसमें असंगति अलंकार है। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है किसका कथन है? भामा, दंडी, भरत मुनि, वेद व्यास। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन है महर्षि वेद व्यास का। अलंकारों का शिरोरत्न किसे माना जाता है? उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है उपमा अलंकार को। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? श्लेष अलंकार, प्रश्न अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विप्सा अलंकार। पुनरोक्ति प्रकाश यह जो है विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न दोबारा से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, अनुभाव, रूपक। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार का उदाहरण है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो मोहन के उर्वासी हमें उर्वशी समान, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो रूपक अलंकार का जो उदाहरण है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अगला प्रश्न है सत्यशील दृढ़ ध्वज ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार है, इनमें से कोई नहीं। रूपक अलंकार ढूंढिए। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, मखमल के झूल पड़े हाथी साटीला, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे रघुपति राम। तो रूपक अलंकार का उदाहरण है शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। अगला प्रश्न है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक, ए और सी दोनों। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में अलंकार है ए और सी दोनों। अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार है। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, इनमें से कोई नहीं। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, इसमें रूपक अलंकार है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इनमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, विभावना। मानो
तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। मुख मानो चंद्र है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु मानो जनु जानो। पद्मावती सब सखी बुलाई मन फुलवारी सबय चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु फुलवारी सबय चली आई। अगला प्रश्न है, मानव विधतन अच्छ छवि स्वच्छ राखिबो काज दृग पग पौछन को करे भूषण पांड्यन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानव विधतन अच्छ छवि। अगला प्रश्न है, न खुदा ही मिला न विशाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, यमक, श्लेष। प्रश्न में शेरो शायरी के भी उदाहरण पूछे गए हैं, तो इसमें जो अलंकार होगा विरोधाभास होगा। न खुदा ही मिला न विशाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे। अगला प्रश्न है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न बिहंस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, यमक, रूपक, विरोधाभास। आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न बिहस सका, तो इसमें जो अलंकार है विरोधाभास है। अलंकार से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मैं अंधा भी देख रहा हूं रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं अंधा भी देख रहा हूं रोती हो तुम रोती हो, तो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, जल उठो फिर सींचने की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक, विरोधाभास। जल उठो फिर सींचने को, विरोधाभास अलंकार है। सुलगती अनुराग की आग जहां जल के भरपूर तड़ाग वहां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, विभावना, विरोधाभास। सुलगती अनुराग की आग जहां जल से भरपूर तड़ाग वहां, विरोधाभास अलंकार है। छंद के कितने अंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। तो छंद के जो अंग होते हैं वह 5 होते हैं। मात्रा, यति, गति, तुक। आयोग ने इसका उत्तर 8 माना है और होते हैं 5। ऐसे प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उ ए कौन सा वर्ण है? ह्रस्व, दीर्घ, हर्ष और दीर्घ, प्लूत। उ ए, तो ये जो वर्ण है यह दीर्घ है। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? लघु, गुरु, प्लूत, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में जो वर्ण होता है वह गुरु होता है। यगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? 1 लघु और 2 गुरु, 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु, 1 लघु 2 गुरु, 2 गुरु और 1 लघु। यगड़ में कितने लघु और गुरु होते हैं? तो 1 लघु और 2 गुरु। गणों की संख्या होती है 8, महत्वपूर्ण है। यगण, मगण, तगण, रगड़, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण होते हैं। नगण में कितने लघु और गुरु होते हैं? नगण में कितने लघु और गुरु होते हैं? तो इसमें जो है 3 लघु होते हैं। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? कवित, सवैया, ए और बी दोनों, द्रुत, विलंबित। तो इसमें जो है द्रुत विलंबित वार्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होते हैं। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? इंद्रप्रजा, सवैया, मंदाक्रांता, बसंत, तिलका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाक्रांता। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? पल पल जिसके
मैं पंथ को देखती थी निस दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। तो इसमें जो वाणिक छंद हो जाएगा वह मालिनी है। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी निस दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। घनाक्षरी छंद है वाणिक मात्रिक अर्थ सम्मात्रिक सम्मात्रिक। तो घनाक्षरी छंद है वाणिक। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, तुलसीदास, भरत मुनि। तो साहित्य दर्पण ये जो ग्रंथ है यह आचार्य विश्वनाथ का है। बुंदेले हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य गुण से संबंधित है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये ओज गुण से संबंधित है। अगला प्रश्न है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसमें जो है प्रसाद गुण है। काव्य शोभाए करतारो धर्मा गुणा किसका कथन है? वामन, मम्मट, भरत मुनि, कुंतक। काव्य शोभाए करतारो धर्मा गुणा, तो ये जो है वामन का कथन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। आचार्य वामन के अनुसार रीत का भेद कौन सा है? माधुर्य, ओज, वैदर्भी, इनमें से कोई नहीं। तो वामन के अनुसार रीत का भेद है वैदर्भी। इन्होंने रीत के 3 भेद माने हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य, जुगुप्सा, क्रोध, हास्य। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, ये दोनों एक ही हैं। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? संयोग, विप्रलंब, हास्य, इनमें से कोई नहीं। तो वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकहीन परिहरि निमेषे, पंक्ति किस रस का उदाहरण है? हास्य, श्रृंगार, वीर, करुण। तो ये जो उदाहरण है श्रृंगार रस का है, थके नयन रघुपति छवि देखें। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? आचार्य मम्मट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य राजशेखर। तो वाक्य रसात्मक काव्यम ये जो है आचार्य विश्वनाथ की है। ये थे बिहार स्टेट 2023 का पेपर जो दूसरे शिफ्ट में हुआ था। अगले वीडियो में पहले शिफ्ट के पेपर को लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।